बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आप थोड़ा सा पहले नाम पर ही गौर करें, बाकी चैप्टर खुद समझ में आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का नाम ही अपने आप में अनोखा है, जो इसके बारे में जानकारी देता है। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, कार्बो का मतलब होता है कार्बन, माने कार्बन का वाटर। और इसका फॉर्मूला भी जो सिंपल देखा गया है वो देखा गया है CH2O। देखो ये क्या है, H2O वाटर, किसका, कार्बन का। वैसे ये तो फॉर्मूला नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट का जो कॉमन फार्मूला है, जो सिंपल फार्मूला है, वो ये होता है CnH2nOn। यानी जितने कार्बन हैं उनके डबल हाइड्रोजन आपको करने हैं, या फिर दूसरा, जितने कार्बन हैं उतने ही आपको ऑक्सीजन करने हैं, तब ये फॉर्मूला बनेगा कार्बोहाइड्रेट का। अगर मैं n की जगह रख दूं 6, तब मेरे पास क्या फॉर्मूला आ रहा है, C6H12O6। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। लेकिन ऐसे कंपाउंड भी हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जैसे 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 CH3COOH, इसमें कितने कार्बन हैं, 2। और कितने हाइड्रोजन हैं, 4। कितने ऑक्सीजन हैं, 2। ये फॉर्मूला इसके लिए पूरी तरीके से फिट बैठ रहा है। सी कितने कार्बन है, 2, इनका डबल अगर मैं कर दूं 4, या जितने कार्बन हैं उतने कितने हैं, उतने ही ऑक्सीजन हैं, है ना। जितने कार्बन हैं उतने ही ऑक्सीजन हैं। तो ये फॉर्मूला इसको फॉलो तो कर रहा है, बट ये कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल नहीं है। ये तो आप सबको मालूम है, एसिटिक एसिड है ये। तो कार्बोहाइड्रेट का ये फॉर्मूला तो होता ही होता है। कार्बोहाइड्रेट की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे स्वीट इन टेस्ट। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सब मीठे होते हैं, ठीक। तो सॉरी, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक उसी तरह एक कंपाउंड दुनिया में ऐसा भी मिला है जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, C6H10O5। इसका नाम है रैमनोज। याद रख लेना इसको। ये कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला है उसको फॉलो नहीं करता, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वही शो करता है जो कार्बोहाइड्रेट की होती हैं। स्वीट इन टेस्ट, ये खाने में मीठा होता है, ठीक। तो अब हम जर्नल डिस्क्रिप्शन के बाद कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा और डीपली स्टडी करेंगे। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा आपको गौर करते चले जाना है, और वीडियो में जहाँ कहीं आपको मैं कोई डेफिनेशन दूंगा, वीडियो को पॉज करके उस डेफिनेशन को लिख लेना। और अगर आप माइंडेड हैं तो आप कंटिन्यूसली वीडियो देखते रहना, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है, हम पहले इसको क्लासीफाई करेंगे 3 क्लासेस में, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये सैकेराइड वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, सैकेराइड बताता है मीठा। सैकरिन आपने सुना होगा। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, मीठे होते हैं। जो मोनोसैकेराइड हैं ये सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट हैं, इनका फॉर्मूला होता है C6H12O6। और मोनोसैकेराइड के अंदर ही आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इन तीनों का फॉर्मूला यही है C6H12O6। कहाँ डिफरेंस है इन तीनों के अंदर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट आपको धीरे धीरे इस वीडियो को देखते चले जाना है और समझते चले जाना है। तो मोनोसैकेराइड में जो रखे गए हैं वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और इनका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर बता दूं, मोनोसैकेराइड सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट हैं। मोनो का मतलब ही होता है एक, बिल्कुल सिंगल। बहुत सारे मोनोसैकेराइड अगर आपने मिला दिए आपस में तो बनेगा पॉलीसैकेराइड। और अगर आपने मोनोसैकेराइड आपस में मिला दिए सिर्फ 2 से 10, तो आपने बनाया ओलिगोसैकेराइड। अब मैंने ये
ओलिगो मतलब मोनोसैक्राइड को कंबाइन कर कर देखा तो देखा मैंने C6H12O6 मोनोसैक्राइड प्लस C6H12O6 ये भी मोनोसैक्राइड। इन दोनों को जब मैंने ऐड कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो एक नई चीज़ निकल कर आई C12H22O11 और एलिमिनेट हो गया यहाँ पर क्या, वाटर मॉलिक्यूल। यानी एक मोनोसैक्राइड दूसरे मोनोसैक्राइड से जब भी मिलता है तो वाटर मॉलिक्यूल ज़रूर निकलता है। इसको ज़रा उल्टा पढ़ो। अगर मैंने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा दी, या इसका ये कह लीजिए हाइड्रोलिसिस कर दिया, जल अपघटन हिंदी में कहते हैं। अगर मैंने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया यानी इसके अंदर फिर से वाटर मॉलिक्यूल मिला दिए, तो ये बेचारा इसमें और इसमें टूट जाएगा, और ये तो मोनोसैक्राइड हैं। माने ये मुझे हाइड्रोलिसिस पे, जल अपघटन पे C6H12O6 की कितनी यूनिट दे रहा है, 2। और वो भी जब दे रहा है जब मैं यहाँ C12 लिख रहा हूँ। सोचो अगर मैं यहाँ C18 वगैरह कुछ लेकर वाटर के साथ रिएक्शन करता, उसका हाइड्रोलिसिस करता C18 लेकर, तो मुझे इस जैसे कितने मिलते, 3 यूनिट्स। C6H12O6 की 3 यूनिट मिलती मुझे। इस बेस पे कि कौन कार्बोहाइड्रेट कितनी यूनिट दे रहा है मोनोसैक्राइड की, क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे ओलिगोसैक्राइड हैं, इनका जब भी हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जब भी जल अपघटन किया जाता है, तो ये मुझे वाटर से रिएक्शन करने के बाद 2 से 10 यूनिट देते हैं, किसकी, मोनोसैक्राइड की। जो 2 यूनिट देता है, जो ओलिगोसैक्राइड 2 यूनिट देगा, उसका नाम दिया गया, ये आपको याद होगा, डाइसैकेराइड। जो ओलिगोसैक्राइड मुझे 3 यूनिट देगा मोनोसैक्राइड की, ट्राइसैक्राइड। जो 4 यूनिट देगा, टेट्रासैक्राइड। यानी कौन कार्बोहाइड्रेट्स, आपको समझ में आ गया ना, ओलिगोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड, टेट्रासैक्राइड, कहाँ तक, 10 तक। उसके बाद अगर कोई कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे बहुत सारे यूनिट दे रहा है, किसकी, मोनोसैक्राइड की, तो आप उसको ओलिगो मत कहना, उसको कह देना पॉलीसैक्राइड। इनकी जब भी वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाती है, तो ये मुझे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि बहुत सारे यूनिट देते हैं मोनोसैक्राइड की। अब मैं थोड़ा सा इसका फॉर्मूला निकाल कर दिखाऊंगा, आप गौर करना कैसे निकाला। जैसे ये कोई कंपाउंड था, मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया, तो इसने मुझे दिया एक तो ये और एक ये, क्योंकि ये इन दोनों से ही बना हुआ था। तो मैं पॉलीसैक्राइड का फॉर्मूला कैसे निकालूंगा। जैसे कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन दी कि पॉलीसैक्राइड वो होते हैं जो मुझे हाइड्रोलिसिस पे बहुत सारे यूनिट देते हैं, किसकी, मोनोसैक्राइड की। तो देखें कैसे, मतलब इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट करता हूँ, ये देखो आप। C6H12O6 मुझे मिल रही हैं इसकी n यूनिट, और मैं किसी चीज़ का हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोलिसिस। आप इस फॉर्मूले में से वाटर को माइनस कर दो, क्या बचेगा, C6H10O5। इस जैसी पता कितनी थी, n, और n जो मतलब फॉर्मूले थे, जो भी n यूनिट्स थी इसके अंदर, उनका हाइड्रोलिसिस करने के लिए मुझे कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए थे, n। तो मुझे मोनोसैक्राइड मिले कितने, n क्यों, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 नहीं, बहुत सारे मोनोसैक्राइड चाहिए मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर n लिखा। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आया C6H10O5 होल n, ये है पॉलीसैक्राइड का फॉर्मूला। तो अब मैं आपको दोबारा से बता दूं, कोई आपसे पूछे पॉलीसैक्राइड क्या होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस पर, जल अपघटन पर देते हैं मुझे बहुत सारी यूनिट, किसकी, मोनोसैक्राइड की। द कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड पॉलीसैक्राइड। और ओलिगोसैक्राइड, हाउ विल यू डिफाइन, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ओलिगोसैक्राइड जो मुझे 2 से 10 यूनिट देगा,
किसकी? मोनोसैकेराइड की। उन्हें ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। अगर सिर्फ 2 यूनिट दे रहा है मोनोसैकेराइड की, डाइसैकेराइड। 3 यूनिट दे रहा है मोनोसैकेराइड की, ट्राइसैकेराइड। क्लियर हो गया आपको? और मोनोसैकेराइड ये वो कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट हैं, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता। ये सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट हैं, इनसे दूसरे बने हैं, ये किसी और चीज़ से नहीं बने। इनसे बने हैं ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इनको किसी ने नहीं बनाया। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मोनोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, या जिनको और छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता। क्लियर होगा आपको? यह है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज इसका एग्जाम्पल। जो 12th क्लास और बीएससी के अंदर ज़्यादातर पोर्शन आता है ओलिगोसैकेराइड का, मैं आपको बता दूं वो डाइसैकेराइड है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं डाइसैकेराइड पर। ट्राई और टेट्रा का एग्जाम्पल याद कर लेना, बाकी और कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसमें मतलब ज़रूरत नहीं है ट्राई और टेट्रा की। डाइसैकेराइड आपको पता होना चाहिए। डाइसैकेराइड का मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख दूँ। डाइसैकेराइड, वैसे तो मेरी कोडिंग है याद करने की। सुलेमा, पता क्या है ये? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये तीनों के तीनों, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक। और पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड के अंदर रखा गया है स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, ये हैं पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल। क्लियर हो गया आपको? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्लासिफिकेशन सिर्फ इस बेस पर था कि कौन कार्बोहाइड्रेट कितनी यूनिट दे रहा है मोनोसैकेराइड की। बहुत सारे यूनिट देंगे, 2 से 10 यूनिट देंगे किसकी? मोनोसैकेराइड की। इनका तो हाइड्रोलिसिस, इनका तो जल अपघटन हो ही नहीं सकता। ये डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी वीडियो को पॉज करके, और याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ इस बेस पर कि कौन से कार्बोहाइड्रेट मीठे हैं और कौन से कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब मीठे, बट ये नहीं होते। स्टार्च, मैदा, जिसको आमतौर पे आप लोग खाते हो, सेलुलोज, लकड़ी, ये भी मीठी नहीं होती। तो यानी जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं वो मीठे नहीं होते और बाकी सब मीठे होते हैं। तो टेस्ट के बेस पे अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो शुगर, जो टेस्ट में कैसे होंगे? मीठे, स्वाद में कैसे होंगे? मीठे, और ये टेस्ट में मीठे नहीं होंगे। तो टेस्ट के बेस पे अगर मैं जाऊं तो शुगर और नॉन शुगर, बस। शुगर एग्जाम्पल ये लिख देना, और नॉन शुगर एग्जाम्पल वो चल जाएंगे। बाकी डेफिनेशन वही रहेगी, टेस्ट में मीठे हैं और टेस्ट में मीठे नहीं हैं। अब मैं आपको जो दूसरा क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मतलब एक और है क्लासिफिकेशन, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक जाननी ज़रूरी है। मैं इसको भी नहीं पढ़ाऊँगा, आप मुझे सुनते चले जाना, ये आपको बाद में समझ में आएगी, ठीक है। देखो, C6H12O6, इसी का ये फार्मूला ग्लूकोज का भी है और फ्रक्टोज का भी है। इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन ग्लूकोज है कौन फ्रक्टोज है? देखो भैया, थोड़ा सा आप गौर करें। CHO, एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ये जो ये चीज़ है ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6। कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ऑक्सीजन 6। इसमें आ रहा है एल्डिहाइड ग्रुप, यह है ग्लूकोज। और फ्रक्टोज के अंदर आ रहा है कीटोन ग्रुप। कीटोन की पहचान क्या है? CO, है ना। इसको कीटोन बोलते हैं। इसको कीटोन जब बोलना जब आपके पास यहाँ पर एल्काइल हो और यहाँ पर भी एल्काइल हो। लेकिन अगर CO के एक साइड में H आ जाए तो ये एल्डिहाइड बन जाता है, CHO, जो यहाँ लिखा हुआ है।
बट कीटोन फ्रक्टोज के अंदर है, क्योंकि इसके इस साइड भी H नहीं है और इस साइड भी H नहीं है, ये कीटोन है। आप इसके अंदर भी जब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन काउंट करोगे तो वही निकल कर आएगा C6H12O6। तो आप लोग गौर करें, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन आप देख सकते हो इसमें कहाँ डिफरेंस नज़र आ रहा है। इसमें एल्डिहाइड होता है और इसमें कीटोन होता है। ठीक, अब मैं आपको एक नई चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। जितने भी एल्डिहाइड होते हैं CHO रखने वाले, जितने भी कंपाउंड होते हैं, है ना, CHO रखने वाले, वो जब कभी इसी के साथ रिएक्शन करते हैं Ag2O, याद रखना इसका नाम है Ag2। वैसे तो इसका बहुत बड़ा फार्मूला है, लेकिन ये बच्चों के लिए आसानी के लिए टीचर लोग लिख देते हैं और ये चल भी जाता है। इसका नाम है टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट, इसका फॉर्मूला बड़ा है लेकिन ये चल जाता है। ये मैंने लगा दिया यहाँ पर CH3। तो जब भी मैं इसकी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल कर यहाँ अटैच हो जाता है CH3। CHO का पता क्या हो जाएगा, COOH। इसका इसमें ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि आपने 9th और 10th के अंदर पढ़ा होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन। तो CHO का हो गया ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ होगा फिर, देखो पॉइंट नोट करो। इसके साथ ऑक्सीजन लग गया और इससे ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन इसके साथ लग गया, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। इससे ऑक्सीजन निकल गया, इसका हुआ रिडक्शन। इसका रिडक्शन किसने किया, इसने इसका रिडक्शन किया। और केमिस्ट्री के अंदर हर उस चीज़ को जो दूसरे का रिडक्शन करती है कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यानी CHO एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो टॉलरेंस रिएजेंट का क्या कर रहा है, रिडक्शन। एक और है CuO, सेम रिएक्शन होती है। ये है फेहलिंग सोल्यूशन। फेहलिंग सोल्यूशन तो टॉलरेंस रिएजेंट से जिस तरह ऑक्सीजन निकलता है उसी तरीके से फेहलिंग सोल्यूशन से भी ऑक्सीजन निकल जाता है। माने एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट का भी रिडक्शन करते हैं और फेहलिंग सोल्यूशन का भी रिडक्शन करते हैं। इस वजह से इनको कहा गया है रिड्यूसिंग एजेंट। बट अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो ग्रुप है, ये वाला CHO, ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ, यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर CHO है। अगर ऐसा है तो इसको रिएक्शन करनी चाहिए किसके साथ, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। और किसके साथ, फेहलिंग सोल्यूशन के साथ। और मैंने कराई मैंने यहाँ पर क्या लेकर आया, कोई कार्बोहाइड्रेट, और उसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, आपकी मर्ज़ी, या तो टॉलरेंस रिएजेंट ले लो या फेहलिंग सोल्यूशन ले लो। अगर कार्बोहाइड्रेट ने ऐसा कर दिया कि टॉलरेंस रिएजेंट का भी रिडक्शन कर दिया और फेहलिंग सोल्यूशन का भी रिडक्शन कर दिया, तब उसको कहना रिड्यूसिंग शुगर। अब समझ में आया, रिड्यूसिंग, रिडक्शन करने वाले ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलरेंस रिएजेंट और फेहलिंग सोल्यूशन का रिडक्शन कर देते हों उन्हें कहा जाता है रिड्यूसिंग शुगर। जो ऐसा नहीं कर पाते, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जाहिर सी बात है मुझे एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ग्लूकोज। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल क्या होगा, सुक्रोज। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल चला लीजिए। बाकी आप समझदार हैं, टाइम कम है तो मैं आपको मतलब बहुत कम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपने अब नोट किया 3 क्लासिफिकेशन हो चुके। ये क्लासिफिकेशन था कि कौन कितनी यूनिट दे रहा है मोनोसाइक्राइड की हाइड्रोलिसिस पे। बहुत ज़्यादा यूनिट देगा, 2 से 10 यूनिट देगा, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। शुगर एंड नॉन शुगर, जो मीठे होंगे कार्बोहाइड्रेट शुगर, जो नहीं मीठे होंगे नॉन शुगर। ऐसे शुगर या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो रिडक्शन कर देंगे टॉलरेंस रिएजेंट या फेहलिंग सोल्यूशन का, रिड्यूसिंग शुगर, जो ऐसा नहीं कर पाएंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर बना दी थी ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, है ना। आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लूकोज में ये वाला ग्रुप है, ये वाला प्रूव करो। इस ग्रुप का नाम क्या है इस ग्रुप को बोला जाता है
कार्बोनाइल। क्या बोला जाता है? कार्बोनाइल। अभी आप पूछोगे सर अभी आप तो कीटोन पढ़ा रहे थे। मेरे भाई ये बहनों, कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन भी। अगर आपने इसकी दोनों साइड में एच एच लगा दिया ये बन जाएगा एल्डिहाइड, इस साइड CH3 लगा दिया और वहाँ H रहने दिया तब भी ये एल्डिहाइड। लेकिन अगर आपने इसकी दोनों साइड में CH3 लगा दिया अब ये हो जाएगा कीटोन। समझ में आया? एल्डिहाइड होने के लिए और कीटोन होने के लिए क्या शर्त हैं? तो अभी फ़िलहाल मुझे किसकी बात करनी है? कार्बोनाइल की। इसकी अपनी पहचान है। जैसे हम आयरन को पहचानने के लिए मैग्नेट लेकर आते हैं, इसी तरह कार्बोनाइल को पहचानने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ केमिकल बनाए कि अगर ये उनसे रिएक्शन, अगर कोई कंपाउंड कार्बोनाइल रख रहा है तो उसको इनके साथ रिएक्शन करनी चाहिए, और अगर नहीं रख रहा है तो इनके साथ रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। तो वो है कौन? वो जो मैं इन कर रहा हूँ ये कौन है? अब आप कोई चीज़ समझनी है क्योंकि ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन आपके पास एग्ज़ाम में आएगा। आप मुझे ध्यान से सुनते रहें। देखो मैंने आपके लिए शॉर्ट वे तैयार कर लिया। ये जो CHO है ना, इसकी मैंने स्ट्रक्चर खोल दी। CHO ये एक्चुअल में ऐसा होता है, C≡OH, ये पूरी स्ट्रक्चर है CHO की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा, ग्लूकोज में सब कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड हैं, बिल्कुल सीधी श्रृंखला है, बिल्कुल स्ट्रेट, सब के सब कार्बन ऐसे हैं बिल्कुल सीधे। प्रूव करो। आपके पास एक ही रिएजेंट है वो है HI। जब कभी भी ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ होती है ना, तो ग्लूकोज HI से रिएक्शन करने के बाद मुझे देता है एनहेक्सेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल माने जितने भी कार्बन हैं सब के सब सीधे हैं। कितना है ये हेक्सेन? हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, ये है एनहेक्सेन का फॉर्मूला। तो ग्लूकोज HI से रिएक्शन करके एनहेक्सेन देता है। ये रिएक्शन प्रूव कर रही है इस बात को कि ग्लूकोज के अंदर 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड हैं। ओके, एक क्वेश्चन तैयार हो गया। दूसरा, आप कैसे प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है? सिर्फ ये वाला, एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड तो बात की बात है, सिर्फ कार्बोनाइल, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। ये कैसे प्रूव करेंगे? जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आयरन को पहचानने के लिए मैग्नेट लाते हैं, इसी तरह दो ऐसे रिएजेंट हैं जिससे रिएक्शन अगर हो गई तो कंपाउंड के अंदर कार्बोनाइल है, और वो है HCN और NH2OH। मैंने H2N जानबूझकर लिखा क्योंकि मुझे रिएक्शन आपको समझानी थी। HCN से कैसे रिएक्शन होती है? देखो ये एरो ऐसे जाएगा, इस एरो को पढ़ना आना चाहिए हर केमिस्ट्री के बच्चे को। इस एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का भाव, फ्लो, भागना, इस तरफ भाग रहे इलेक्ट्रॉन। किस तरफ जा रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, और कार्बन पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और डबल से हो जाएगा सिंगल, क्योंकि ये एरो बताता है इलेक्ट्रॉन का भाव। तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भागे जा रहे हैं इस साइड, ठीक, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। अब HCN पर H पर पॉजिटिव होता है और CN पर नेगेटिव होता है। क्लियर? अब हम इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से अटैच कर देंगे। देखो H एज इट इज़, ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आया था? नेगेटिव, इसके साथ आप क्या लगा दोगे? H, कौन सा? ये वाला, क्योंकि इस पर पॉजिटिव था। और कार्बन से क्या लगा दोगे? CN। क्लियर? कार्बन से CN लगा दिया, ऑक्सीजन से H लगा दिया। बाकी पूरी चेन जू की तू लिखनी, कुछ मत लिखना। ये मैंने जो लिखा है ना ये वाला CHOH होल 4, ये पता है क्या लिखा मैंने? CHOH 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 CHOH, कितने हैं ये? 4। तो ये ग्लूकोज की मैंने एक्चुअली में कंडेंस्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर लिख दी ये वाली कि यार CHOH 4 आ रहे थे। तो आपको क्या करना है? HCN से रिएक्शन करने के बाद ऊपर ऊपर का ये पोर्शन ऐसे लिखकर नीचे जू का तू ये CHOH होल 4 और CH2H एज इट इज़, कुछ चेंज मत करना, और इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन वर्ड तभी लगता है जब रिएक्शन हो चुकी हो HCN के साथ। इस रिएक्शन ने प्रूव किया कि ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप है। अच्छा, इसका क्या काम है? HCN तो इसके ऊपर जाकर ऐड हो जाता है और डबल का में कन्वर्ट कर देता है सिंगल में। ये क्या काम करता है? ये ऐसे काम करता है कि भाई मैं H2 निकालूंगा अपना और तुझसे निकलेगा ऑक्सीजन।
मेरा H2 और तुझसे ऑक्सीजन, क्या बनना चाहिए? देखो ऐसा बनेगा कुछ, H C डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन तो जा चुका, किसके साथ गया ऑक्सीजन? H2 के, तो फिर रह क्या गया N, सिंगल बॉन्ड OH, HHOONN, N ने खो दिया H2, कार्बन ने खो दिया ऑक्सीजन, तो इनके बीच क्या आ गया? डबल बॉन्ड। पूरी स्ट्रक्चर नीचे एज इट इज़, कोई चेंज मत करना, ये जो कि तू बनेगी, कोई चेंज मत करना, ठीक? जैसे वो बना था ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, जो बता रहा था कि HCN से रिएक्शन हुई, इसी तरह NH2OH से रिएक्शन जब भी होगी तो आपके पास जो बनेगा उसका नाम होगा ग्लूकोज ऑक्साइम। ऑक्साइम वर्ड बता रहा है कि NH2OH के साथ रिएक्शन हुई। ओके, अब ये जो दो रिएक्शन थी NH2OH और HCN के साथ, ये सिर्फ इतना प्रूव कर रही थी कि ये CO है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम ये कैसे प्रूव करोगे कि इसमें एल्डिहाइड ही है? CO नहीं, वो तो प्रूव हो चुका, CO है लेकिन एल्डिहाइड वाला है, यानी यहाँ H लगा हुआ है। एल्डिहाइड को कैसे प्रूव करोगे? रिएक्शन करा देना टॉलरेंस रिएजेंट से। फिर वही सेंटेंस, जैसे मैग्नेट, वो आयरन को पहचानने के लिए मैग्नेट लाते हैं ना, इसी तरह एल्डिहाइड को पहचानने के लिए, CHO को पहचानने के लिए हम क्या लाते हैं? Ag2O। अब काम क्या था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि CHO कन्वर्ट हो जाता है काहे में? COOH में। तो आपका जो ग्लूकोज के अंदर ये जो CHO रखा हुआ है ना, ये सारा का सारा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो सेम सेम बनानी, इसमें कोई चेंज मत करना। जो कंपाउंड का नाम बनेगा उसका नाम होगा ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करके ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। ये रिएक्शन प्रूव कर रही है कि इसके अंदर एल्डिहाइड है। ग्लूकोज NH2OH HCN से रिएक्शन करके ये बना रहा है। ये रिएक्शंस प्रूव कर रही हैं इसमें कार्बोनाइल है। ग्लूकोज HI से रिएक्शन करके एनहेक्सेन बना रहा है। ये रिएक्शन प्रूव कर रही है कि इसमें सब के सब कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज 5OH रखे हुए हैं, इसको प्रूव करो। OH कितने यहाँ पर? 4, और ये OH 5, इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव कैसे करेंगे? CH3COCl से रिएक्शन कराऊंगा, और इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 5 मॉलिक्यूल का यूज़ होगा। और इसका काम सिर्फ इतना है कि यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, बस बना रहा हूँ HC डबल बॉन्ड O। देखो मैं इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अब रिएक्शन कहीं और हो रही है। जब उसको प्रूव करना था तो वो लिख रहा था नीचे की चेन एज इट इज़। अब नीचे की चेन में रिएक्शन कराने वाली बात हो रही है, तो ऊपर का एज इट इज़। तो CHO मैंने जू का तू लिख दिया, CHO, ये H गया इस Cl के साथ, तो इस H की जगह कौन आ जाएगा? ऑफ कोर्स ये आना चाहिए ना। लिख रहा हूँ COCH3, कितने? 4। इसी तरह नीचे CH2OH, H गया Cl के साथ, CH2O CO CH3। मेरे भाइयों बहनों, इसका नाम होता है एसीटेट। जैसे आपने सुना होगा CH3COO, इसको बोलते हैं एसीटेट। तो एक एसीटेट ये रहा और 4 ये रहे, कितने एसीटेट हो गए? 5। तो ये जो बनने वाला कंपाउंड है इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये पेंटाई क्यों बना रहा? पेंटा का मतलब 5। ये पेंटाई क्यों बना रहा है? क्योंकि इसमें 5 OH थे। तो आप कैसे लिखोगे? ग्लूकोज एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करके ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है। ये रिएक्शन प्रूव कर रही है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH हैं। तो ग्लूकोज के सारे स्ट्रक्चर को मैंने प्रूव कर दिया। आप ये वर्ड चुरा के इनको अपनी कॉपी में लिख के और इन रिएक्शंस को कंप्लीट करके अपने बढ़िया से नोट्स तैयार करो इस चीज़ के, ठीक है? मैं तो शॉर्ट फॉर्म में काम चला रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। अच्छा, अब थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। ग्लूकोज ने कुछ रिएक्शन देने से मना कर दिया, जो कि बिल्कुल अगेंस्ट थी इस चीज़ के जो मैंने आपको पढ़ाई कि ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन है। पॉइंट नोट कर लो, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस ऐसी थी जो ग्लूकोज को देनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं दी। जैसे एल्डिहाइड है,
इसको पहचानने के लिए हम टॉलरेंस रिएजेंट लेकर आ रहे थे, फेलिंग सोल्यूशन लेकर आ रहे थे, बट कुछ और भी हैं जो एल्डिहाइड की पहचान कराते हैं। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड होते हुए भी वो टेस्ट नहीं हो पाए जो और होने चाहिए थे। ठीक है, इसने टॉलरेंस टेस्ट दे दिया, फेलिंग टेस्ट दे दिया, लेकिन कुछ और भी टेस्ट देने चाहिए थे, वो इसने नहीं दी। ये ठीक ऐसा है जैसे लोहे को पहचानने के लिए हम क्या लाते हैं, मैग्नेट। तो एक और भी तो है ना कि जब भी आप आयरन की रोड को दीवार पे मारोगे तो वहाँ गड्ढा हो जाएगा। मैंने जब आयरन की रोड दीवार पे मारी तो वो आयरन की रोड पिघल गई और पिघल के नीचे गिर गई। यहाँ टेंशन हो गई यार, जब ये आयरन की रोड मैग्नेट से अट्रैक्शन दिखा रही थी तो इसको इसको आयरन की रोड को दीवार को भी तोड़ देना चाहिए था, पिघल क्यों गई। तो यहाँ टेंशन पैदा होती है ना, शक होता है कि यार ये रोड मेरे हाथ में जो थी आयरन की ही थी, नहीं मैग्नेट के साथ तो अट्रैक्शन दिखा रही है, दीवार तोड़ नहीं रही। इसी तरह ग्लूकोज के अंदर भी यही हुआ। इसने बहुत सारी रिएक्शन दी जो साइंटिस्ट खुश हो गए, अरे वाह ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, स्ट्रेट चेन है, लेकिन कुछ रिएक्शंस इसने देने से मना कर दी। जो रिएक्शन इसने नहीं दी वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक टेस्ट है 2,4-DNP टेस्ट, नो 2,4-DNP टेस्ट, इसने ये वाला टेस्ट नहीं दिया। 2,4-डाई-नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन इसका नाम है। ये हर वो कंपाउंड देता है जिसके अंदर कार्बोनाइल होता है, लेकिन अफसोस ग्लूकोज ने टेस्ट नहीं लिख दिया मैंने, नो 2,4-DNP टेस्ट, नो शिफ टेस्ट। शिफ बेस एक ऐसा केमिकल है जो एल्डिहाइड की पहचान कराता है। अब ग्लूकोज कह रहा मेरे में एल्डिहाइड है, मैं टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा हूँ, फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन कर रहा हूँ। अरे भाई तो उससे क्या मुसीबत है, ये भी टेस्ट दे देना, ये भी रिएक्शन कर ले शिफ बेस के साथ। लेकिन नहीं, ग्लूकोज ने शिफ टेस्ट नहीं दिया। और दूसरे टेस्ट भी आप अपनी बुक से देखना, ये और दूसरे टेस्ट भी इसने नहीं दिए। इससे टेंशन में आ गए साइंटिस्ट के यार इसमें एल्डिहाइड है भी या नहीं, और इसकी चेन स्ट्रेट है भी या नहीं, यहाँ टेंशन हो गई। अब फिर बाद में पता लगा कि भाई अब मेरे पास दूसरा रास्ता है, कहीं ना कहीं एल्डिहाइड तो है लेकिन फ्री फॉर्म में नहीं है। मतलब ये देखते रहना मैं जो मैं कर रहा हूँ, ठीक। CH2OH 1 2 3 4 5, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ H है, OH H किसी भी तरह लगा सकते हो, मुझे मेन 5th पोजीशन पर दिमाग लगाना है। ज़रा देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसको आप ऐसे करो, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड ना रख कर सिंगल बॉन्ड रख दो, बस सिंगल, यहाँ लेकर आ जाओ इसको। और ये जो OH हट गया, इसको ले जाओ ऊपर यहाँ। यानी जो कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड था वो सिंगल बॉन्डेड है, और उस ऑक्सीजन के तार जो दूसरे जुड़े हुए हैं वो 5th कार्बन से जुड़े हुए हैं, और 5th कार्बन पर जो लगा हुआ OH है वो कहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने, 1st कार्बन पे। अब एक साइकिल से बन गई ये वाली, जिसमें कितने मेंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, और 6th आपका है क्या, ऑक्सीजन। अब इतना टाइम तो है नहीं जो इसको ऐसे बिल्कुल लिखा जाएगा, उसको अलग फॉर्म में लिखा जाता है, और वो ये है, देखो ये ऑक्सीजन, ये वाला। इस ऑक्सीजन के साथ ये जो 1st कार्बन था, इस 1st कार्बन पर क्या लगा हुआ था, HOH, ये रहा वो कार्बन HOH। दूसरे कार्बन पर क्या लगा हुआ है, HOH, समझ रहे। और 1 2 3 4 5, ये जो 5th कार्बन है इस पर लगा हुआ है HB और CH2OH भी, ये रहा वो कार्बन HB और CH2OH भी। वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम की आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये इसको अपनी निगाहों में उतार लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रक्चर निकल गया, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब फिर टेंशन पैदा होती है, बच्चे सवाल करते हैं सर आपने जो ये पढ़ाया था ये क्या था, फिर जो आपने हमसे स्ट्रेट प्रूफ करा दिया था, HI से रिएक्शन एनहेक्सेन बन गया स्ट्रेट चेन। पॉइंट सुनो, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। ये जितने भी रिएजेंट थे ना ये वाले, ये हैवी रिएजेंट होते हैं, भारी। इनकी रिएक्शन जब भी कराई जाती है ग्लूकोज के साथ तो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर खुल के इस फॉर्म में आ जाती है।
और ये जो है ये 2,4-DNP, ये लाइट रिएजेंट हैं, हल्के, ये बेचारे इस साइकिल को, इस रिंग को तोड़ नहीं पाते। तो ये जो थे HI, ये हैवी रिएजेंट हैं, ये तोड़ देते हैं उस रिंग को। बोलो क्लियर हुआ आपको? तो उस ग्लूकोज की जो असल में दुनिया के सामने स्ट्रक्चर है वो निकल कर आई ये वाली। अब फिर ये क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन, ये रहा फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन। कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? HOH, वेरी गुड। OHH, ओ पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। हाँ ये सच है, ग्लूकोज की फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे जो HOH की पोजीशन है वो डिफरेंट होती रहती है। ग्लूकोज दुनिया में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस फॉर्म को कहते हैं अल्फ़ा, जिसमें OH सेम डायरेक्शन में है। इसको कहते हैं बीटा, जिसमें OH डिफरेंट डायरेक्शन में है। अल्फ़ा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, और इन दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है, C6H12O6। तो जिनका फॉर्मूला सेम होता है उसको क्या कहा जाता है? आइसोमर, है ना, आइसोमर्स। बट ग्लूकोज की अल्फ़ा और बीटा फॉर्म को आइसोमर्स तो कहते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल नाम दिया गया, एनोमर्स। याद रखना, ग्लूकोज की अल्फ़ा और बीटा फॉर्म दोनों की दोनों एनोमर्स हैं। हालांकि आइसोमर्स से ही इसको डेराइव किया गया। तो एनोमर्स अगर कोई पूछे क्या है तो बोल देना अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म। बोथ फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज आर नोन एज एनोमर्स। एक ख़ास बात क्या है इसके अंदर, ये वाली फॉर्म इसमें और ये वाली फॉर्म इसमें बदलती रहती है, इंटर कन्वर्टेबल है, चेन से नहीं बैठती है ये इसके। और है भी कुछ नहीं, सिर्फ इस पोजीशन को चेंज करना। HOH को क्या कर दिया OH, यानी अल्फ़ा बीटा में, बीटा अल्फ़ा में कन्वर्ट होती रहती हैं। अल्फ़ा का बीटा में, बीटा का अल्फ़ा में कन्वर्जन, इसको भी एक नाम दिया गया है म्यूटा रोटेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी सारी टर्म्स को अपनी कॉपी के अंदर ज़रूर लिखेंगे। म्यूटा रोटेशन, समझ में आया? इंटर कन्वर्जन ऑफ बोथ फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज इनटू ईच अदर इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। अल्फ़ा ग्लूकोज का बीटा में, बीटा का अल्फ़ा में कन्वर्जन म्यूटा रोटेशन कहा जाता है। बोलो क्लियर हुआ ये आपको बात ये या नहीं? उसके बाद आता है क्या? फ्रक्टोज। जिस बच्चे ने ग्लूकोज समझ लिया उसके लिए मैं रेल बना दूंगा इसकी, फ्रक्टोज टॉपिक की। फ्रक्टोज के अंदर भी सेम क्वेश्चन, भाई प्रूव करके दिखाइए, भाई हमें प्रूव करके दिखाइए कि ग्लूकोज फ्रक्टोज के अंदर कार्बोनाइल है, फ्रक्टोज के अंदर 5 OH हैं, फ्रक्टोज की स्ट्रेट चेन है, सारी रिएक्शन लग जाएंगी। जहाँ मैंने ग्लूकोज लिखा है वहाँ पर फ्रक्टोज लिख देना। जहाँ पर मैं CO की रिएक्शन HCN से कराकर बता रहा था ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। जहाँ मैं NH2H की रिएक्शन करा रहा था ग्लूकोज ऑक्साइम, फ्रक्टोज ऑक्साइम। जहाँ मैं बता रहा था, जहाँ जहाँ पर OH को हटाकर इसकी रिएक्शन करा रहा था ना, मैं H हटा रहा था Cl से, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बन रहा था, बनेगा फ्रक्टोज पेंटाएसीटेट। यानी सारी वही चीज़ जो मैंने ग्लूकोज के अंदर पढ़ाई थी, बट ग्लूकोज की तरह फ्रक्टोज भी कुछ रिएक्शन देने से मना कर देता है। और वही टेंशन खड़ी हो जाती है कि भैया कहीं ग्लूकोज की तरह फ्रक्टोज भी तो साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनाए हुए हैं। और ये बात सच है, ग्लूकोज की तरह फ्रक्टोज भी ये टेस्ट नहीं देता और दूसरे टेस्ट नहीं देता। इससे प्रूव हो जाता है कि फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कैसे? ऐसे CH2OH CO CH2OH 1 2 3 4 5, ये रहा OH। बस बाकी वही HOH। मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मुझे 5th कार्बन पर लेकर आना है कार्बोनाइल। याद रखो बच्चों, ग्लूकोज के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर था एल्डिहाइड, तो फर्स्ट से घसीट कर लेकर आया था मैं इस ऑक्सीजन को। बट यहाँ पर 1 2 सेकेंड कार्बन पर लगा हुआ है ऑक्सीजन, तो क्या करूँगा, इस ऑक्सीजन को फिर से यही कि भाई तू भैया सिंगल बॉन्डेड हो जा और 5वें कार्बन पर पहुँच जा। 5वें का जो OH है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ। अब कितने मेंबर हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, और ग्लूकोज में कितने हो रहे थे? 6। तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ में आ गया आपको? ये जो कार्बन है जिस पर लगा हुआ है OH और CH2OH, इसको मैं यहाँ दिखाऊंगा, OH CH2OH।
H ये वाला इस कार्बन पर आ गए हम। यहाँ क्या लगा हुआ है CH2OH और यहाँ क्या लगा हुआ है H। ग्लूकोज की तरह फ्रक्टोज के अंदर भी बीमारी है कि भैया मैं भी दुनिया में दो फॉर्म में रहूँगा। कैसे? यूनिफॉर्म में नहीं रहूँगा, दो फॉर्म में रहूँगा कि OH CH2OH और ये क्या लगा दिया HOH। देखो नोट करो, बाकी मैं टाइम बचा रहा हूँ, ये नहीं लिखूँगा। ये भी फ्रक्टोज है, ये भी फ्रक्टोज है। OH सेम डायरेक्शन, OH अपोजिट डायरेक्शन, ये वही लगा हुआ है CH2OH। तो जो आपने ग्लूकोज में पढ़ा था ना वो कि अगर OH सेम डायरेक्शन है अल्फ़ा और OH अपोजिट डायरेक्शन है बीटा, यहाँ पर आपको इसका उल्टा कर देना, OH सेम बीटा फ्रक्टोज, OH डिफरेंट अल्फ़ा फ्रक्टोज। बोलो बात समझ में आई या नहीं? क्लियर होगी बात आपको? ये बात 100% पता होनी चाहिए। ग्लूकोज की तरह फ्रक्टोज भी दो फॉर्म में दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और अब बात इस चीज़ की मैं आपको बता दूं कि हम शुरुआत में बताया था ना कि ओलिगोसैकराइड, डाई टेट्रा डाइसैकराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। मैंने आपको बताया था कि जब मोनोसैकराइड आपस में मिलेंगे तो ओलिगोसैकराइड बनेगा। अगर मोनोसैकराइड 2 मिल रहे हैं तो डाइसैकराइड, मोनोसैकराइड 3 मिल रहे हैं तो ट्राइसैकराइड। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके सिलेबस में है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, उनको किस किस मोनोसैकराइड ने बनाया। सुक्रोज को बनाया है ग्लूकोज और फ्रक्टोज ने, लैक्टोज को बनाया है ग्लूकोज और गैलेक्टोज ने, माल्टोज को बनाया है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी सिर्फ ग्लूकोज ने बनाया है इसको और किसी ने नहीं बनाया। 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब इधर आ जाइए, स्टार्च और सेलुलोज, इन दोनों को तो बनाया है इसी नहीं ग्लूकोज ने, बट बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, स्टार्च को बनाया है अल्फ़ा ग्लूकोज ने। अब आप मुझसे पूछने की नहीं कि अल्फ़ा ग्लूकोज क्या था, स्टार्टिंग में मैं नहीं बता सकता था क्योंकि आपका टॉपिक अधूरा था। तो इस वाले ग्लूकोज ने बनाया है स्टार्च को, और बीटा ग्लूकोज ने किसको बनाया? बीटा ग्लूकोज को बनाया है सेलुलोज ने। ओह सॉरी, बीटा ग्लूकोज ने बनाया है सेलुलोज को। कितनी बड़ी कुदरत है ऊपर वाले की। सिर्फ एक यहाँ चेंज हुआ, यहाँ पे OH सेम था, यहाँ OH डिफरेंट हो गया। तो अल्फ़ा ग्लूकोज ने बनाया स्टार्च को जिसको हम खाते हैं, और बीटा ग्लूकोज ने बनाया सेलुलोज को जिसको हम नहीं खाते, लकड़ी को। मतलब कितनी बड़ी बात है, सिर्फ एक OH का डिफरेंस पोजीशन का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आप अपनी बुक को खोल कर पढ़ने की आज़ादी रखते हैं। बुक से पढ़ना अब आपको टॉपिक आसान लगेगा। थैंक यू।